प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस। आज मैं साइंस के उस महत्वपूर्ण चैप्टर को शुरू करने जा रही हूँ जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम में सफलता की नींव रखेगा, और वो है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो बीपीएससी के पिछले पैटर्न को देखें तो फिजिक्स में जो ग्रेविटेशन से सीधे और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हो या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बदलना। तो आज हर उस बारीक पॉइंट को कवर करेंगे जो आपके सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सफर सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस के साथ। यह गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल है, यानी कि हमेशा और हमेशा से इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो कभी भी रिपल्शन नहीं होगा। याद रखना, जैसे आवेशों में क्या होता है कि आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो आपने यह पढ़ा होगा कि जब प्लस और माइनस पास आएंगे तो जोड़े जो है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जबकि प्लस सॉरी यह गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल है, यानी कि हमेशा और हमेशा इसमें जो है अट्रैक्शन होगा, तो कभी इसमें रिपल्सन नहीं होगा। याद रखना, जैसे आवेशों में क्या होता है कि आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब प्लस और प्लस पास आएंगे तो जोड़े जो है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जबकि प्लस और माइनस यानी कि जब माइनस के पास आएगा प्लस तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो नाभ इसमें जो है कौन कौन से बल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बल के जो जितने प्रकार हैं तो उसमें है पहला वो है नाभिकीय बल, दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा वंडरवाल बल और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें जो है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण बल नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कि जो सबसे मजबूत बल होता है वो है नाभिकीय बल। जो सबसे मजबूत इसमें है वो कौन सा है? सबसे मजबूत, एक मिनट, यह सबसे मजबूत है। यह है सबसे मजबूत बल जो होगा वो होगा नाभिकीय बल, और सबसे जो कमजोर बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। यह जो गुरुत्वाकर्षण है यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है।
तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने का जो श्रेय है वह किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने दिया था। इनका पूरा नाम जो था वो सर आइजैक न्यूटन था। लेकिन न्यूटन से पहले जो है ये इस भारत के एक वैज्ञानिक ने इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। उसका नाम जो था वो क्या था? तो उसका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्योंकि ब्रह्मगुप्त जो थे वो एक ऋषि और ये एक ऋषि थे, महान ऋषि या योग कहे तो ये एक वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक भी थे और इन्होंने सबसे पहले जो है वो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। उसके बाद जो खोज हुआ वो न्यूटन के द्वारा हुआ। तो न्यूटन साहब ने यह बताया कि पृथ्वी जो है वो वस्तुओं को अपनी तरफ जो है आकर्षित करती है। और इस आकर्षण को उन्होंने नाम दिया क्या? तो गुरुत्वाकर्षण। तो इसी आकर्षण को उन्होंने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण। चलिए अब एक स्टोरी के माध्यम से इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। और एनसीईआरटी के बुक से हमने लिया है तो थोड़ा एनसीईआरटी की बुक में भी आप लोग देख सकते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को वो न्यूटन साहब ने कैसे इसे नाम दिया। तो न्यूटन साहब जो थे वो एक सेब के बगीचे में बैठे हुए थे और सेब जो है उनके आगे गिरता है। अगर ये एक बात मान लीजिए कि अगर उनके आगे गिरा तो उन्होंने खोज करनी चालू कर दी। लेकिन अगर यही सेब हमारे आगे गिरा होता तो हम क्या करते? सोचिए, अगर ये सेब हमारे आगे गिरता तो हम उसे ज़रूर खाते, क्योंकि हम सबसे पहले उसे खाने के बारे में सोचते और सोचते भी तो खाने के बारे में ही सोचते कि इसका टेस्ट कैसा है और यह कैसा है। लेकिन न्यूटन साहब जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सोचा कि ये सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। क्या किसी भी वस्तु को जो है हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की ही तरफ क्यों गिरती है, वो क्यों नहीं ऊपर चली जाती? तो वहीं पर जो है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिखा और इसी कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। किसका नाम दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। और याद रखना वही गुरुत्वाकर्षण वो बल भी है। और फिर न्यूटन साहब ने इस पर जो है रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने यह देखा कि हमारे जो सौर परिवार में सभी ग्रह जो है वो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं। ये तो यही जो था कि न्यूटन साहब जो है ये किसी वस्तु को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है, लेकिन वो फिर जो है वो नीचे की तरफ आ गिरती है। जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर आकर गिरा। तो सेब के गिरने की क्रिया ने जो है वो न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। मतलब कि वो नीचे ही क्यों गिरा इस पर वो रिसर्च करना शुरू कर दिए। यदि पृथ्वी जो है वो सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो हमारे सौर परिवार में सभी जो ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। तो ये
न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल जो पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को जो है आकर्षित नहीं करती है, बल्कि विश्व के जो है वो सभी पिंड, यहाँ लिखा हुआ है कि बल्कि विश्व के सभी पिंड जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और वस्तुओं के बीच यह आकर्षण जो है वो, यह आकर्षण बल जो है वो क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब चलते हैं कि न्यूटन के कॉन्सेप्ट को जब देखते हैं, तो न्यूटन साहब जब गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट को दिए थे, तो उनके कॉन्सेप्ट यानी कि लॉ का जो नियम को है वो क्या कहा जाता था? तो उनके लॉ के नियम को जो है वो सार्वत्रिक नियम कहा जाता था। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इसका नाम जो है इसको बोलेंगे यूनिवर्सल एक मिनट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मिशन ये संसार के सभी पिंडों पर लागू होता है। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से सभी पिंड जो है सभी पिंड है, यानी मैं भी पिंड हूँ, आप भी पिंड है, या यूं कहे कि गुरुत्वाकर्षण में भी जो है अनुभव करती हूँ और आप भी करते हैं। तो यानी मैं आपको अपनी तरफ खींच रही हूँ और आप जो है हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं। मान लीजिए कि ग्रेविटेशन के कारण ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये जो है अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब कि इसमें सभी में जो है खिंचाव है। तो दोनों में जो क्या है, दोनों में कौन सा बल लग रहा है? तो ग्रेविटेशन लग रहा है दोनों में। दोनों में ग्रेविटेशन लग रहा है। तो संसार का कोई ऐसा पिंड नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव न करता हो। एक छोटा सा पिंड या एक बड़ा सा पिंड, एक बॉटल या मनुष्य या चांद या सितारे, सूर्य, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस बल का अनुभव नहीं करता है। तो इसी कारण से इस बल को जो है वह सार्वत्रिक नियम कहा गया है। क्या कहा गया है? तो सार्वत्रिक नियम। इस बल को जो है वो सार्वत्रिक नियम कहा गया है। अब देखिए सार्वत्रिक नियम क्या है, और इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि पूरा डिटेल में कि सार्वत्रिक नियम जो है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ये एक पिंड है और ये एक पिंड है, यानी कि दो पिंड है
एक पिंड यहाँ पे है और दूसरा पिंड जो है वो यहाँ पे है। तो इसका जो द्रव्यमान जो है वो m1 है और इसका जो है द्रव्यमान m2 है। और ये दोनों पिंड जो है एक दूसरे से r दूरी पर है। r जो है इस दूरी पर है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो न्यूटन साहब ये कहते हैं कि इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि सार्वत्रिक नियम में न्यूटन साहब ये कहते हैं कि इनके मध्य में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ये जो है या आकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है या आकर्षण बल, तो इनके गुणनफल के जो है यह समानुपाती होता है। तो यह जो लगने वाला जो बल जो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वह उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका जो है समानुपाती, तो इसका जो है वो है, मान लीजिए F समानुपाती m1 इंटू m2, समानुपाती जो है वो है m1 इंटू m2। यह क्या है, तो m1 इंटू m2 है, इनके समानुपाती है। आप कंसेप्ट को क्लियर करते चलते हैं धीरे धीरे। तो अगर हम बात करें कि अपनी तरफ जो खींच रहा है और हम आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इस खींचने की जो प्रक्रिया है उसको हम अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इस अनुभव को जो है न्यूटन साहब बता रहे हैं कि ये जो आकर्षण बल है, आकर्षण क्या, ये F समानुपाती m1 इंटू m2 जो बल है वह दोनों पिंडों के गुणनफल के बराबर है। जो दोनों पिंड है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। यह जो है वो दोनों के गुणनफल, यानी कि गुणनफल जो है m1 m2 उसके समानुपाती होता है। यानी कि अगर द्रव्यमान m1 m2 जो है ज्यादा रहेगा तो ये आकर्षण क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर द्रव्यमान जो है कम रहा, अगर द्रव्यमान, एक मिनट आप समझ जाइए कि अगर द्रव्यमान ज्यादा रहा तो या तो आकर्षण क्या हो रहेगा, तो आकर्षण जो है, आकर्षण भी ज्यादा रहेगा। अगर आकर्षण ज्यादा रहा, अगर द्रव्यमान जो है कम रहा, द्रव्यमान जो है यहाँ कम रहेगा तो आकर्षण जो है वो भी कम रहेगा। तो पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्यों ज्यादा कार्य कर रहा है, क्योंकि द्रव्यमान इसमें बहुत ज्यादा है और सूर्य का द्रव्यमान जो है बहुत ज्यादा है। इस वजह से आकर्षण बल का अनुभव वो कर रहे हैं दोनों। तो पृथ्वी के सापेक्ष में जो है हमारा द्रव्यमान जो है वो 9 के बराबर है, यानी कि पृथ्वी के सापेक्ष में जो है हमारा द्रव्यमान कुछ नहीं है। इसी वजह से जो है हम उसके द्रव्यमान को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उसके आकर्षण को जो है अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम भी पृथ्वी के द्रव्यमान के जैसे होते तो निश्चित रूप से हम उनको खींच लेते या वो भी हमको अपनी तरफ खींच लेते। लेकिन याद रखिएगा कि इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है कि यह आकर्षण बल कितना है। अगर द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो आकर्षण ज्यादा होगा, लेकिन अगर द्रव्यमान कम हुआ तो आकर्षण भी कम होगा।
तो ये गुरुत्वाकर्षण बल वही फील करेगा जहां पर क्या है, जो द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। तो ये जो था वो पहला स्टेटमेंट था। ये जो था वो पहला स्टेटमेंट था। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है तो वो देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो था F समानुपाती m1 इंटू m2, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है मतलब इसका स्टेटमेंट है वो है F समानुपाती 1/r²। ये जो है वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसका, अब वो देखते हैं कि जिनसे ये पूछी जा रही है कि गुरुत्वाकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इनके बीच की दूरी के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि अगर दूरी बढ़ेगी तो F यानी फोर्स जो है वो उसका कम होगा। दूरी बढ़ेगी तो F कम होगा, यानी कि आकर्षण बल जो होगा वो कम लगेगा। लेकिन वही और दूरी अगर बढ़ेगी दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा, और दूरी अगर घटेगी, अगर दूरी जो है घटी तो इसका मतलब है कि F क्या हो जाएगा, तो दूरी घटी तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। यानी कि इस समय जो हो रहा है वो उल्टा रिएक्शन हो रहा है। सही बात है, अगर दूरी कम रही तो आकर्षण ज्यादा रहेगा, और अगर दूरी ज्यादा रही तो आकर्षण कम लगेगा। तो न्यूटन साहब जो है इस बात को वो फील किए, और यह जो है वो दूरी पर भी डिपेंड करता है। ये कौन, तो गुरुत्वाकर्षण। यानी कि दूरी ज्यादा हो तो आकर्षण कम, और दूरी यदि कम हो तो आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। चलिए इन दोनों के रिलेशन को जो है हम बराबर करके देखते हैं। चलिए आप कहेंगे m1 m2 और F समानुपाती वाला m1 m2 बाई r², और ये चिन्ह जो है हटाया जाता है तो बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। तो और एक इसमें जो है वो g क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, और इस g को क्या कहा जाता है, और यह जी जो कौन सा होगा, तो कैपिटल जी होगा। इसमें जो है वो कैपिटल जी का यूज होगा।
और यहाँ पे जो जी है वो क्या है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यह जो जी है वो सार्वत्रिक यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक इसलिए कहा गया है कि यह जो है हर पिंड पर कार्य करता है और हर जगह जो यह कार्य करता है, यह हर पिंड पर कार्य करता है और हर जगह कार्य करता है। और संसार का ऐसा कोई पिंड नहीं है जो इस गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव नहीं करता हो। तो ये बात आपको खूब अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप क्या कहेंगे? तो यह जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। दो बातों पर। पहला क्या है, गुणनफल पर। यानी कि एक उनके गुणनफल पर करता है और दूसरा जो है वो किस पर करता है, तो उनके बीच की दूरी पर। एक है गुणनफल पर और दूसरा उनके बीच की दूरी पर। अगर गुणनफल बढ़ जाए तो उनका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो ये आकर्षण भी बढ़ जाएगा। और बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी तो ये आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो जाएगा। तो याद रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। उसका मात्रक क्या होता है, यानी कि जी का जो मात्रक है वो क्या होता है? चलिए, कोई बता सकता है? ये यहीं पे है, तो चलिए देखते हैं। यही है, एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एफ का मतलब क्या होता है, एक मिनट इसको मिटा देने दीजिए। तो ये एफ का मतलब क्या होता है, ये देखना है। यह होता है बल, और बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन। तो ये आर क्या होता है, ये जो आर है वो क्या है, तो आर का मतलब होता है दूरी। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूरी जो है किस में मापते हैं, तो और m1 m2 ये क्या है, द्रव्यमान है। और दो द्रव्यमान है, इसका मतलब है कि किलोग्राम स्क्वायर, यानी दो है तो ये किलोग्राम में चला गया। तो न्यूटन न्यूटन यानी कि जी बराबर n इंटू m स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपको दे दिया गया है। चलिए बता देते हैं इस फिर से एक बार।
द्रव्यमान जो है वो 2 द्रव्यमान है, तो इसका मतलब है कि वो किलोग्राम में है, किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन यहीं पे बता देते हैं। न्यूटन जो है G बराबर N इंटू एम स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। तो पर kg, और यहाँ पे जो है G का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो G का मान जो है यहाँ 10 की पावर -11 होता है, यहाँ माइनस छूट गया है। तो G का मान जो है वो 6.673 इंटू 10⁻11 होता है। और इस G की खोज किसने की थी, तो इस G की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। और G का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो पहला जो है वो कौन सी चीज है, तो द्रव्यमान। और दूसरा क्या है, तो जी यानी ग्रेविटी। और तीसरा जो है कैपिटल जी का मात्रक क्या है, तो यही हमने आपको बता दिया। ये याद करने वाला एग्जाम में भी आ सकता है। और चौथी बात याद रख लेना कि इसका मान जो है वो कितना होता है। और याद रखना कि जी को ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक जो था वो कौन था, तो हेनरी कैवेंडिश। तो ये पूरा जो है हमने क्लियर कर दिया है। तो अब चलते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व के बारे में जानने के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियम है उसका महत्व क्या होता है, तो देखिए ऐसे सवाल जो है वो बीपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर टीआरई 4 में भी पूछे जाएंगे। तो यह जो है पहला इसका जो महत्व है वह क्या है, तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला यह बल है। दूसरा जो है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। और तीसरा जो है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। और चौथा जो है वह चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो है ज्वार भाटा। तो ऐसे बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने ये 4 ही प्रमुख तर्क दिए हैं। तो अब चलते हैं न्यूटन साहब के बारे में कुछ जानने के लिए। तो इसमें हम बात करेंगे कि न्यूटन साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और कब इन्होंने खोज की, और कहाँ पर इन्होंने इन सारी बातों को बताया या समझाया। तो कहा गया है कि जब 1665 ईस्वी में जब प्लेग फैला हुआ तो उस टाइम जो है न्यूटन साहब को पूरे 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई थी। और 1 वर्ष के समय ही न्यूटन छुट्टी के दौरान जब वे सेब के बगीचे में बैठे थे, तभी उनके ऊपर जो है अचानक से सेब गिरा, और इन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। लेकिन आपको जान करके यह हैरानी होगी कि पहले के जो ये लोग होते थे वो काफी प्रतिभाशाली होते थे। इन्होंने मैथ्स में भी इनकी काफी रुचि रही थी, और इसी वजह से जो है न्यूटन ने
आपको एक याद होगा, अगर आप ये 11th में मैथ्स से होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे कि 11th क्लास की बुक में, तो जितने भी लोगों ने ये मैथ्स बैकग्राउंड से कैलकुलस पढ़ा होगा, तो उस कैलकुलस को भी देने वाले ये न्यूटन साहब ही थे। उन्होंने ही, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने ही जो है वो कैलकुलस की खोज की थी। और क्लास 9th की एनसीईआरटी ने आपकी सिलेबस में यह गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक में जो है केपलर के 3 नियम समझाए हैं। तो चलिए समझते हैं कि न्यूटन के नियम पर जो है तो न्यूटन के जो नियम है, तो न्यूटन के जो नियम है तो उस पर जो है केपलर ने ग्रह संबंधी 3 नियम दिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वो केपलर के वो 3 नियम कौन-कौन से हैं। तो केपलर जो है वह वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे। केपलर जो थे वो ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे, और वो 3 नियम क्या-क्या थे। पहला जो था वो सूर्य के चारों ओर जब कोई ग्रह परिक्रमा करता है तो वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में रखता है। और दूसरा जो था वो समान समय में ग्रह जो है समान क्षेत्रफल तय करता है। इससे उसकी जो क्षेत्रीय वेग जो है वो कांस्टेंट रहती है। और तीसरा जो है वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो चलिए पहले नियम को हम लोग समझ लेते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको ये साइंस वाले जो वैज्ञानिक है वो काफी अद्भुत प्रकृति के थे, क्योंकि साइंस वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं जो उनको जो है वो 3 नंबर से काफी लगाव है। न्यूटन जो थे उन्होंने भी 3 ही नियम दिए, और केपलर जो है उनके भी 3 नियम है। तो आइए हम केपलर के नियम को डिटेल्स में समझते हैं। तो चलिए पहले नियम की ओर जो है काफी आसान भी है। तो पहला जो नियम है वो है प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त की होती है, और सूर्य जो है इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसा कि हम फिगर में डायग्राम के अनुसार हम आपको बताते हैं। तो इसमें क्या है कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, और इसमें जो है यहाँ पर वो सूर्य है, और यहाँ पे जो है वो ग्रह है। ये सूर्य है और ये ग्रह है। तो पहला नियम ये कहता है कि सूर्य जो होता है वो हमेशा और हमेशा जो है वो हमेशा और सूर्य के चारों ओर जो है कोई ग्रह जब परिक्रमा करता है, जब ये कोई ग्रह जो है यहाँ पे जो है वो कोई ग्रह जो है वो परिक्रमा करता है, तो वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करता है। तो यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही करता है। ये जो दीर्घवृत्ताकार है, यहाँ पर जो सूर्य है, यहाँ पे जो सूर्य है और जो यहाँ पे ग्रह है, यह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो है वह चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, यह वृत्ताकार कक्षा में नहीं, यह वृत्ताकार कक्षा में नहीं है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो है वह चक्कर लगा रहा है। तो ये जो है केपलर का जो है यह
पहला नियम है। और अब देखते हैं कि केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी जो नियम दिए थे, उसमें हमने देखा 3 नियम जो थे, और उसमें जो है आज अभी हम पढ़ेंगे उनका दूसरा नियम। तो दूसरा नियम समझ लेते हैं कि सूर्य तथा ग्रह को जो मिलाने वाली रेखा होती है, जो सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्षेत्रफल वह तय करती है। तो इसमें जो है तो इस दूसरे नियम को समान क्षेत्रीय वेग का नियम भी कहते हैं। तो इसको जो है समान क्षेत्रीय वेग का नियम कहते हैं। क्षेत्रीय वेग का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि समान समय में ग्रह जो है समान क्षेत्रफल दूरी तय करता है, इससे उसकी जो है क्षेत्रीय वेग जो है वो नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। और चलिए इसको फिगर के माध्यम से हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये यहाँ पे जो है वह सूर्य है, और यहाँ पे जो है वह ग्रह है, और ये जो है वो कक्षा है। और यहाँ पर जो सूर्य है, यहाँ पर जो सूर्य है और यहाँ जो ग्रह जो है यहाँ पर वो क्या कहता है, तो ये परिक्रमा कर रहा है। और एक बात याद रखना कि इस समय जो सूर्य और ग्रह की जो दूरी है वो ज्यादा है। इस समय जो है आकर्षण जो है वो यहाँ पे कम लगेगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ग्रह जो है, यहाँ पर जो ग्रह है, यहाँ से ग्रह को जो है यहाँ से जाने में मान लीजिए 2 घंटे का समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। तो इसने इस टाइम में कितना जो है वो, और 2 घंटे में यहाँ मान लीजिए 2 घंटे का और समय लग रहा है, तो इसने कितना क्षेत्रफल 2 घंटे में इसने कितना क्षेत्रफल जो है दूरी तय करता है। तो इसने इतना क्षेत्रफल दूरी का तय किया, इससे इनका क्षेत्रफल तय होता है। क्या होता है, तो इससे इसका जो है वो क्षेत्रफल तय होता है। और इस आपसे ये पूछा जाए कि 2 घंटे में इस ग्रह ने कितने क्षेत्रफल को कवर किया, तो इसने आप कहेंगे कि इसमें 2 घंटे का जो ये दूरी जो तय करता है, तो इतने घंटे का यह
क्षेत्रफल को कवर किया। अब दूसरा नियम ये कह रहा है कि समान समय में हमेशा और हमेशा समान क्षेत्रफल तय करता है, यानी कि ग्रह यहाँ पर जो है रहे या वहां पर रहे, यानी कि ग्रह जो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे रहे, वो समान दूरी जो तय करता है उसको समान क्षेत्रफल भी तय करता है, यानी कि वो समान इस समय में समान क्षेत्रफल के बराबर ही वो समान दूरी तय करेगा, यानी कि यहाँ से लेकर वहां तक। मान लीजिए ये यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे जब वो आता है तो ये जो है उसका क्षेत्रफल जो है वो दूरी के बराबर ही रहेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जब आप काउंट करेंगे तो दोनों क्षेत्रफल जो है निकलेगा। तो आप कहेंगे कि यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखने में तो यह बिल्कुल ही अलग है, यानी कि इधर का क्षेत्रफल जो है वह बिल्कुल कम है और उधर का जो क्षेत्रफल है यह ज्यादा है। तो समझिए यहाँ पर जो दूरी ज्यादा है तो आकर्षण कम लगेगा, यहाँ पर जो है दूरी ज्यादा है तो आकर्षण क्या होगा, कम लगेगा। यहाँ पर जो है दूरी अगर ज्यादा है तो आकर्षण जो है कम लगेगा, अगर आकर्षण कम लगेगा तो इसकी गति भी कम ही रहेगी, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचेगा, जैसे ही वो नजदीक पहुंचेगा तो आकर्षण बल क्या होगा, तो ज्यादा, और आकर्षण बल जब ज्यादा होगा तो वह तेजी के साथ घूमेगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ, केपलर के तीसरे नियम की तरफ। तो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या कहता है, तो देखिए ये तीसरा नियम जो है वो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यह क्या होता है, तो ये मतलब क्या है, यह क्या कहना चाहता है, देखिए तीसरा नियम ये कहता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, यह जो है वो बहुत ही आसान, यानी कि सभी को जो है आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिए इसमें टी क्या है, इसमें जो टी है टी जो है वो क्या है, आवर्तकाल है, और आर क्या है, तो आर जो है इसकी आर जो है उसकी त्रिज्या है, यानी कि कोई ग्रह है और उस ग्रह का जो त्रिज्या है और दूरी जो है ज्यादा है, ज्यादा रहेगी तो आवर्तकाल भी उसका ज्यादा होगा, लेकिन अगर दूरी कम रही तो उसका जो है आवर्तकाल कम रहेगा। एक कॉन्सेप्ट से समझिए, बुध एक ग्रह है जो अपनी, मान लीजिए बुध एक ग्रह है जो अपनी पूरी परिक्रमा जो है वो कितने दिन में करता है, 88 दिन में करता है। यानी सूर्य को से जो है बुध की दूरी कम है, सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसका जो है दूरी इसकी बहुत कम है, क्योंकि यह काफी नजदीक है, तो यह 88 दिन में ही परिक्रमा कर लेता है।
और जो सबसे दूर ग्रह है वह कौन सा है? तो ये नजदीक का ग्रह है। और जो वरुण है यह दूर का ग्रह है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण। तो इसको जो है परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 165 वर्ष लग जाता है। तो आप देखिए कि जो बुध ग्रह है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, जो तेजी से परिक्रमा कर लेता है और इसी जो है दिन भी कम लगते हैं। और जो सबसे दूर का ग्रह है वरुण, यह काफी दूर होने के कारण इसको जो है सूर्य का परिक्रमा करने में 165 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए इसका जो है यह टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो केपलर ने जो 3 नियम दिए थे उसमें जो हमने पढ़ा, पहला जो क्या था कि सूर्य की परिक्रमा हमेशा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होती है। और दूसरी बात याद रखना कि ग्रह परिक्रमा करते समय में समान दूरी या समान क्षेत्रफल को कवर करेगा। ऐसे में जो क्षेत्रीय वेग जो है वो नियत रहता है। दूसरा हो गया। और तीसरा बात उनका ना क्या था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब हमारा अगला पॉइंट जो है वह है गुरुत्वीय त्वरण का। तो चलिए देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। यहाँ से समझने वाला पॉइंट है, इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि वैसे आपने त्वरण तो पढ़ा ही होगा। त्वरण क्या है? तो वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। F इक्वल टू एम ए। यहाँ ए जो है वो त्वरण है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ही हमने किसी चीज को ऊपर फेंका, मान लीजिए एक बॉल है, इसको हम जैसे ही ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे फेंका और नीचे रही पृथ्वी, और ये जो है मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये ऊपर हमने जैसे ही बॉल को ऊपर फेंका, यानी पृथ्वी के यह बहुत तेजी से जो है वो पृथ्वी की और नीचे आएगी। तो इसकी दूरी जो है क्या होगी? इसकी दूरी जो है धीरे धीरे ये नजदीक आती जाएगी, तो इसकी दूरी कम होगी। और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये क्या कहता है कि दूरी कम तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। यानी दूरी जब कम होगी तो आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आता है यानी नजदीक आता है, तो वैसे वैसे और तेजी के साथ में नीचे आते जाता है। यानी कि नजदीक होने पर स्पीड बढ़ती है, यानी कि वेग में जो है वो परिवर्तन हो रहा है। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो वहां पे जो है वो त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन जो ये त्वरण है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। इस वजह से ही इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और जब इसे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे तब इसमें जो है ये फॉर्मूला लागू होगा, F इक्वल टू एम इंटू जी। जब ये गुरुत्वीय त्वरण में होगा तो इसका ए की जगह जो है वो जी का प्रयोग होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो है वो मतलब क्या होता है?
और 1 मिनट, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण को जो है हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण जो है, 1 मिनट, इसको जो है हम लोग जी से, यानी कि स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है इसका मात्रक वही रहता है जो त्वरण का है, और इसका जो मान है, यानी आप से अगर कोई यदि पूछे कि जी का मात्रक क्या है तो आप सोच में पड़ जाएंगे। तो आप सोचिए नहीं, क्योंकि जो त्वरण का मात्रक है वही जो है वो जी का मात्रक है, और त्वरण का जो मात्रक है वो क्या है? तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति, यही है। और एक बात और याद रखनी है कि जो स्मॉल जी का मान जो है वो क्या होता है? तो स्मॉल जी का मान जो है वो 9.8 मीटर मिनट प्रति, यहाँ पे -2 होगा ऊपर में। हाँ, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और अब हम बात करने वाले हैं कि कब और कहाँ जो है वो जी का मान ज़्यादा होने वाला है और कब जो है वो जी का मान कम होने वाला है। तो किधर से किधर जाने पर मान ज़्यादा होगा और किधर से किधर आने पर वो मान कम होता है। तो अगर हम एक साथ वस्तुओं को ऊपर से गिराते हैं, या तो सबसे पहले कौन जो है वो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है? चलिए पहले हम जी का मान जो है देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। चलिए एक चीज बता दीजिए कि अगर हम एक साथ वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचता है? तो इस प्रकार से जो सवाल है वो खूब पूछे जाते हैं। तो अगर इन सवालों को करने के लिए आपको एक रिलेशन समझाना पड़ेगा, और वो रिलेशन है कैपिटल जी और स्मॉल जी में। तो चलिए शुरू कर कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आएगा। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी का रिलेशन जो है वो F इक्वल टू कैपिटल जी M1 इंटू M2। और इसमें जो है, और ये पहले से पढ़ चुके हैं, तो सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर, यही पढ़ना है हम लोग को। देखिए यहीं से सारे सवाल का उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक पृथ्वी है, यह जो है वो पृथ्वी है। पृथ्वी है, और ये जो है वो पृथ्वी का क्या है? केंद्र है, ये केंद्र है। और यह दूरी जो इसकी है, जो आर जो दूरी है RE, यह दूरी जो है वो त्रिज्या है, और इस त्रिज्या पर एक पिंड रखा हुआ है, और इसका द्रव्यमान जो है वो कितना है? ये जो है दूरी यानी कि त्रिज्या, और यह जो है वो द्रव्यमान है। और इसका द्रव्यमान E है, तो ME का मतलब क्या होता है? तो ME का मतलब है मास ऑफ अर्थ।
ऑफ अर्थ। तो ये जो है वो एक पिंड है। यह जो पृथ्वी है उसका कुछ न कुछ अपना द्रव्यमान भी होगा। इस पृथ्वी का जो है अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। मानो कि एम ई इसका द्रव्यमान है, मान के चलते एम ई इनका द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ अर्थ है। और इससे जो है आर ई दूरी पर, आर ई का मतलब क्या होता है? तो आर ई का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, यह एक पिंड रखा गया है, क्या? एम। एम जो है वो पिंड है। तो चलिए समझते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि दो पिंड होते हैं और दोनों का जो है, यह पिंड जो है, यह पिंड जो है m1 और m2 है। और इसके बीच की दूरी क्या थी? तो इसके बीच की जो दूरी है वो है r। तो इससे क्या फॉर्मूला निकल कर आता है? तो देखिए F बराबर जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यही जो है वो फॉर्मूला निकल करके आता है। पहला फॉर्मूला जो है वो यही आता है। और यहाँ पर जो दो पिंड है वो देखिए क्या क्या है। तो यह एक पृथ्वी है मान लीजिए, और यहाँ पे जो है यह इसकी द्रव्यमान जो है एम ई, और पिंड जो है वो एम है। और इसकी जो बीच के ये सेंटर जो है, इसके बीच की दूरी क्या है? तारी। तो हमने पीछे ये प्रूव भी किया है। इसको जब हम हटाते हैं, m1 m2 को जब हम हटाते हैं तो इसका क्या होता है? F बराबर जी एम ई, जो यहाँ पे इसका द्रव्यमान जो था एम ई इंटू एम, यानी कि जो ये पिंड है एम उसको, और आर ई का जो है ये स्क्वायर जो था आर ई स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तो नीचे वाले की बात, अब चलिए अब नीचे वाले की जो बात करते हैं, ये दूसरा था। अब चलिए तीसरा जो देखते हैं, हमने ये पीछे भी प्रूफ किया था F बराबर एम जी। ये जो तो फॉर्मूला था F बराबर एम ए। तो ये ग्रेविटी वाला जो ग्रेविटेशन वाला जो था गुरुत्वीय त्वरण का, तो इससे जो ये निकल के आया था स्मॉल जी, तो इसी को यहाँ पे हमने पिछली बार भी इसको प्रूफ कर दिया है, यानी कि F बराबर एम जी। या तो फिर इसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो निकल कर आता है m डॉट जी इक्वल टू जी एम ई डॉट एम बाई का स्क्वायर। तो ये जो है ये m से ये m कट गया, कैंसिल हो गया, और स्मॉल g बराबर होता है g के। तो ये जो है इसके बराबर होता है, तो इसीलिए g बराबर g एम ई बटा आर का स्क्वायर। बस यही है जो आपको बतानी थी। तो कितने लोगों को ये समझ में आया? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यही जो है फॉर्मूला निकल कर आया।
चलिए देखते हैं कि कैसे-कैसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो एक पिंड है जो है 3 केजी का है, दूसरा पिंड है जो है वो 7 केजी का और तीसरा जो पिंड है वो 10 केजी का। अगर इन तीनों पिंडों को समान ऊँचाई से गिराया जाता है तो आप लोग एक बात बताइए कि सबसे पहले पृथ्वी पर जो है कौन नीचे की तरफ गिरेगा? 3 केजी वाला, 7 केजी वाला या 10 केजी वाला? पृथ्वी पर जो है वो पहले कौन आएगा? तो जब भी ऐसे सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसे ध्यान से पढ़िएगा कि वो वस्तु जो है वो हवा में है या निर्यात में है। सॉरी, हवा में है या निर्वात में है। तो अगर वस्तु को जो है हवा में गिराया गया है तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर हवा में गिराई जाए तो वस्तु जो है वस्तु भारी होगी, वो जल्दी से यानी कि सबसे पहले जो है वो नीचे आएगी यानी पृथ्वी पर आएगी। लेकिन तो इसमें जो है वो सबसे भारी कौन सा है? अगर हवा में है तो ये 10 केजी वाली सबसे पहले आएगी। लेकिन वही अगर वस्तु को निर्वात में बोले बोले तो पिंडों को जो गिराया जाता है तो वह पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा सभी जो है वो साथ-साथ पहुंचेंगे। जब निर्वात में आएगा तो सभी जो है एक साथ। क्योंकि साथ पहुंचेंगे ऐसा इसलिए संभव है कि यहाँ जो है स्मॉल जी का मान जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ जो है स्मॉल जी का मान जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए उम्मीद करती हूँ ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द्रव्यमान और भार। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भार और द्रव्यमान में जो है वो क्या अंतर है। चलिए ये एनसीईआरटी का बुक से है। देखिए यहाँ पे जो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व जो है उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये एक सीमेंट की बनी हुई मान लीजिए कि सीमेंट की बनी हुई कोई वस्तु है। मान लीजिए ये सीमेंट की बनी हुई कोई वस्तु है तो उस चीज को बनाने में जो है जितना सीमेंट लगा जितना भी सीमेंट लगता है लगा या जितना खर्च हुआ वो उसका जो है वो द्रव्यमान है। और ये जो सीमेंट जो है जो खर्च हुआ है चाहे इसे चंद्रमा पर लेकर जाओ या पृथ्वी पर या फिर मंगल ग्रह पर जाइए या फिर कहीं भी रहोगे तो इसका जो हमेशा द्रव्यमान जो है वो क्या रहेगा? तो इसका द्रव्यमान जो है वो हमेशा एक ही रहेगा। यानी कि मास जो है वो कभी कभी बदलता नहीं है।
या यूँ कहें कि मास यानी द्रव्यमान जो है हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन भार जो है वो हमेशा बदलता रहता है। क्यों? तो क्योंकि भार क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी जिस प्रकार से वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो वही उसकी भार कहलाती है। तो चलिए यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल जो है वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो है वह त्वरण पर निर्भर है। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। चूंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तो और अभी अभी आपने पढ़ा है कि स्मॉल जी का मान जो है हर जगह बदलता रहता है। तो ये जो खिंचाव जो है वो कहीं कहीं बदलती है और इस प्रकार से जो है भार अस्थिर होता है। तो चलिए किसी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार है वह क्या होगा, इसको हम देखते हैं। चंद्रमा पर जो है वस्तु का भार क्या होता है? तो चंद्रमा पर वस्तु का जो भार है वो 1/6 होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि भार जो होता है वो न तो है वो भी n के द्वारा दिया गया है। इसे n से प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि भार भी एक प्रकार का बल है और जो है भार जो है इसको भी n से नोट किया जाता है और यह भार जो है एक प्रकार का बल है। चलिए एक न्यूमेरिकल के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं कि एक वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी पर एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर जो है वो 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? तो आपने अभी अभी ये पढ़ा है कि चंद्रमा पर वस्तु का भार जो है वह 1/6 होता है। तो इसको फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। चंद्रमा पर वस्तु का भार इक्वल टू 1/6 इंटू पृथ्वी पर इसका भार। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 गुने 10। तो यहाँ पे जो है मापने पर ये 10 न्यूटन आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 3/5। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन इक्वल टू 1.67 n, यानी कि 1.67 n आता है। चलिए समझ में आ गया होगा। तो चंद्रमा पर जो है वस्तु का भार कितना है उसको निकालने के लिए 1/6 जो इसका चंद्रमा पर का भार है और इंटू पृथ्वी पर इसका भार कितना है। तो पृथ्वी पर मापने पर जो दिया है वो 10 न्यूटन है। तो 1/6 इंटू 10। तो इसको जब हम ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3/5, यानी कि सॉरी 5/3 आएगा।
क्या हो जाएगा 5/3, एक मिनट, क्या हो जाएगा 5/3। तो इसको ये करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1.67 एंड इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं प्रणोद तथा दाब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रणोद तथा दाब। ये सब हमने एनसीईआरटी बुक से लिया है। हाँ, अब जो है वो प्रणोद तथा दाब, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्लावकता पर जाएंगे, और उसके बाद हम आर्कमिडीज के सिद्धांत, और उसके बाद जो है हम लोग क्षेत्रफल और ये थर्स्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ये थर्स्ट एंड प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका ये दाब इक्वल टू क्या होता है, बल बाई क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब जो है वो कम है और कम लगेगा इस पर, या यूं कहे कि अगर क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब क्या होगा कि ज्यादा लगेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए ये एक कील है, ये क्या है, एक कील है, कील है और ये उसका अंतिम सिरा है। ये कील है और ये उसका अंतिम सिरा है, सिरा है जो काफी नुकीला है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब जो है उसका ज्यादा लगेगा। यदि हम जो है वो कील को दीवार पर लेंगे तो उसका नुकीला भाग जो है उसका क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए ये कील जो है तो यहाँ पे जो है उसका क्षेत्रफल जो है यह क्या है, कम है, तो इसका दाब जो है क्या होगा अगर हमने थोड़ा सा उस पर बल लगाया तो वो अधिक दाब के कारण जो है इस पर दबाव जो है, दाब जो है ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। हम हल्का सा भी लगाते हैं तो ये दाब इस पे अधिक हो जाएगा, और यह अब आसानी से दाब अधिक होने के कारण जो है यह दीवार में जो है वह धंसती चली जाएगी, जल्दी से अंदर चली जाएगी। क्षेत्रफल तो कम, क्षेत्रफल जो है कम तो दाब क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो भारी वाहन जो भी होते हैं, भारी वाहन जो जिसमें वो पहिए लगे होते हैं उनका क्षेत्रफल जो है ज्यादा होता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो उस पर दबाव जो है कम लगता है। जैसे हम चलते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वो जैसे ट्रक का जो पहिया होता है उसका क्षेत्रफल जो है ऐसे जो है पहिया होता है तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो उस पर दबाव भी कम पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उत्प्लावकता की ओर कि ये क्या होता है। तो जब कोई खाली बोतल जो है लीजिए और उसे जो है, अब चलिए उत्प्लावकता क्या है तो इसमें हम लोग
देखते हैं कि उम, मान लीजिए कोई खाली बॉटल है। ये जो है खाली बॉटल, जब हम इसको खाली बॉटल है, इसको हम जब जैसे ही इसमें दबाएँगे, जितने तेज़ी से हम इस पानी में डालेंगे तो देखिएगा कि वो डूबता नहीं है। वह उतनी ही तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। और बाल्टी में जो पानी भर दी जाए तो उसमें इस बोतल को डालिए और यह तेज़ी से जो है वो बाहर आएगा। तो ये ऐसा बल के कारण होता है। यह किस बल के कारण होता है? तो ये ऐसा ये जो बॉटल है जो अंदर जा रहा है और उतनी ही तेज़ी पर अगर हल्का-सा भी उसको छोड़ा जाए तो यह झट से बाहर निकल जाता है। तो यह जो है और इसी बल को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्लावन बल। इसी बल को हम लोग कहेंगे जितनी तेज़ी से यह बाहर की तरफ फेंकेगा तो यह हो जाएगा उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब कोई बाल्टी या बर्तन है, मान लीजिए यह बाल्टी है और इसमें जो है वो पानी जो है भरा हुआ है। अब किसी भी वस्तु को आप डुबाने का इसमें प्रयास करेंगे, मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसको हम लोग डुबाने का प्रयास करते हैं तो वह ऐसा नहीं है कि वो वस्तु डूबती नहीं है, वो भी डूबना चाहती है क्योंकि नीचे की तरफ एक बल जो है वो या नीचे की तरफ जो है वो एक बल जो है वो कार्य कर रहा है और उस बल को हम क्या कहते हैं? तो उस बल को जो है हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि यह जो है वो गुरुत्वाकर्षण का बल वो प्रकृति की देन है कि जब किसी वस्तु को जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, मान लीजिए इसको हम लोग गिराए नीचे की तरफ तो वो जितनी तेजी से जो है तो वह जो जितनी जब किसी वस्तु को जो है ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वह पृथ्वी की ओर जो है वो तेजी से आकर्षित होती है। या किसी वस्तु जो है वह उस वह नीचे पृथ्वी की ओर जो है वह तेजी से आकर्षित होगी। तेजी से नीचे जो है वो आकर्षित होगी और एक बल जो है इस पर ऊपर की तरफ कार्य करता है और इसी बल को विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? और यह जो है ऊपर जो खींचता है, पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन उसी दौरान यह ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, तब एक बल कार्य करता है और इसी बल को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो इसको जो है आर्किमिडीज के अनुसार जो है देखते हैं कि किसी द्रव में जो है आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई गई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, जो हमने बताया कि जब किसी वस्तु को जितनी ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो नीचे जो है एक आकर्षण होता है और उसी दौरान जो है वह वस्तु डूबना तो चाहती है लेकिन ऊपर की तरफ भी एक बल कार्य करता है। तो वो बल कौन सा बल होता है? तो वो बल जो होता है वो उत्प्लावन बल होता है। उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के जो है यह बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कि उत्प्लावन बल क्या है। हमने अभी बताया कि आर्किमिडीज के अनुसार। तो चलिए एक और देखते हैं कि उत्प्लावन बल वह बल है जो किसी वस्तु को या किसी पिंड को जो है द्रव में
जो आया है उसको हमेशा जो है ऊपर करने का प्रयास करती है। यही कारण होता है कि जब कोई वस्तु द्रव में हो, जब कोई वस्तु क्या हो, द्रव में हो, यानी कि पानी में हो तो वह हल्की होती है। क्या होती है? हल्की होती है। वो हल्की होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उत्प्लावन बल क्या है। तो जब किसी वस्तु को हम पानी में डालते हैं तो उस समय वस्तु को ऊपर की ओर जो धक्का देता है, यही धक्का जो है क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। एक फिगर के अनुसार हम इसको समझ लेते हैं। जब ये वस्तु पानी में है, मान लीजिए जब ये वस्तु जो है पानी में है, पानी में है तो इस पर जो है उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है। लेकिन जब ये बाहर रहेगा, लेकिन जब ये वस्तु बाहर रहेगी तो उत्प्लावन बल इसमें जो है वो कार्य नहीं करेगा, कार्य जो है वो नहीं करेगा। तो उत्प्लावन बल इसमें जो है कार्य नहीं करेगा जब ये बाहर है, तो इस पर उत्प्लावन बल कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यह पानी के अंदर जाएगी तो इस पर जो है उत्प्लावन बल जो है वो कार्य करना शुरू कर देगा। और इस पर जो अगर ये बाहर है, अगर जो वस्तु है, वस्तु बाहर है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बल कार्य करेगा, और सिर्फ एक ही कार्य करेगा। वो कौन सा है? वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। जो कि वो वस्तु को जो है अपनी तरफ जो नीचे खींच रहा है। हमने बताया कि जो वस्तु है जो कि ऊपर से आई है पानी में, तो ये पानी में ही एक धक्का लगेगा, यानी धक्का जो है, यही जो धक्का जो है ऊपर की तरफ अगर धक्का लगता है तो यही जो ऊपर की तरफ धक्का बनने वाला जो बल होता है इसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। चलिए अब देखते हैं कि वस्तु किसी द्रव में जो है वो कब तैरती है। तो चलिए सर, इससे पहले हम ये समझते हैं कि प्रति एकांक संख्या में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है वही उसका घनत्व होता है। तो जैसे कि तो प्रति एकांक संख्या में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? वही उसका घनत्व होता है। जैसे कि मान लीजिए ये लोहा है, ये कपड़ा है, ये पानी है और ये सरसों तेल है। तो लोहा के इतने भाग को जो है वो काट लिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, और कपड़े के इस कोने वाले भाग को जो है हटा दिया जाए। जब हम इसमें किसी लिक्विड के घनत्व की कल्पना, मान लीजिए इतना निकाल दिया जाए, इतना पानी निकाल दिया जाए और इतना मान लीजिए 30% वो सरसों तेल भी निकाल दिया जाए, तो जब किसी लिक्विड के घनत्व की कल्पना करते हैं तो इसका आशय हमेशा गाढ़ेपन से लगाया करो। जो है वो किससे लगाया करो?
तो गाढ़ेपन से। तो इसका घनत्व जो है, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जो है अब चलिए अब इसको समझ लेते हैं, पानी को। ये आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो इन दोनों में जो है किस चीज का, तो गाढ़ेपन का गाढ़ेपन से इसका पता लगाया जाता है। जितना जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसका घनत्व जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो तेल और पानी में जो है सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन है? तो ऐसे ही पता चलता है कि तेल को जो है अब जब डालोगे तो ये तेल जो है वो पानी से ज्यादा गाढ़ा है, इसलिए सरसों का तेल जो है वो ज्यादा घनत्व वाला रहेगा। ये जो है वो ज्यादा घनत्व वाला रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादा घनत्व वाला रहेगा। अगर द्रव की बात करें तो यह देखना होता है कि यह कौन गाढ़ा है, और जब हम ठोस दिया रहे तो आपको यह देखना होगा कि अणु इसमें किसके सबसे पास पास है। तो जिसके अणु जो है वो पास पास होंगे उसका द्रव्यमान जो है वो ज्यादा होगा। तो इन दोनों में किसके अणु पास पास है? कमेंट में जरूर जल्दी से बताइए। इसमें जिसके अणु पास पास में होंगे, जिसके अणु पास होंगे उसका घनत्व जो है ज्यादा रहेगा। जिसका अणु पास पास रहेंगे उसका द्रव्यमान जो है वो ज्यादा रहेगा, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसका घनत्व जो है ज्यादा होगा। चलिए अब इसमें घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसमें क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मतलब है कि आयतन और घनत्व एक दूसरे से उल्टा संबंध रखते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? घनत्व और आयतन आयतन एक दूसरे से जो क्या होते हैं? उल्टा संबंध रखते हैं। अगर आयतन ज्यादा रहेगा तो घनत्व जो है वो कम रहेगा। अगर आयतन जो है ज्यादा रहा तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम होगा। और अगर आयतन जो है कम रहा तो घनत्व जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे वस्तु का घनत्व जो है वह पानी के घनत्व से कम होना चाहिए। तो वस्तु का घनत्व यहाँ पे हमने बताया कि वस्तु का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होना चाहिए। और दूसरा जो है वस्तु का भार जो है हटाए गए द्रव्यमान के भार से, यह द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान के भार से जो है हमेशा कम होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आर्कमिडीज के सिद्धांत की तरफ।
तो इनके आर्किमिडीज के अनुसार हमने पहले भी बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल को अनुभव करता है। वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के वह भार के बराबर होता है। तो देखते हैं कि इस सिद्धांत का जन्म कैसे हुआ था। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम में आता है, जैसे कि दूधमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तथा हाइड्रोमीटर जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही यह आधारित है। तो आर्किमिडीज कौन थे? तो आर्किमिडीज जो थे वो एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की थी जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर जो है पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर जैसे कि यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ होता है मैंने पा लिया। तो इस ज्ञान का उपयोग जो है उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया था। उनके जो यांत्रिकी और ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया और उत्तोलक, गिरनी तथा पहिया और धुरी के विषय में उनके ज्ञान ने जो है ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध जो है लड़ाई में बहुत सहायता की। तो इस सिद्धांत आर्किमिडीज साहब जब ये प्रयोग कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने देखा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में जाती है तो वह हल्की हो जाती है। जब कोई वस्तु जो है, मान लीजिए यह एक वस्तु है, यह पानी के अंदर जाती है तो यह हल्की हो जाती है, लेकिन जब यह वस्तु के बाहर होती है तो यह भारी होती है, और भारी होने के बाहर है तो यह इसको ये गुरुत्वाकर्षण की तरफ यह खींची चली आएगी। लेकिन जब यह अंदर है तो यह नीचे से एक फोर्स होता है जिसके कारण यह ऊपर की तरफ आती है। कि जब कोई वस्तु जिसका वजन जो है पानी के बाहर, यह वस्तु जो है इसको पानी के बाहर मापा जाता है तो वह 5 kg का होता है, और जब यह पानी के अंदर जाता है और अंदर जाने पर इसको मापा गया तो ये कितने का निकला? तो यह निकला 3 किलो का, 3 kg का। तो इन्होंने कहा कि जो वस्तु पानी के बाहर थी, जो वस्तु इन्होंने कहा कि जो वस्तु पानी के बाहर थी उसका वजन कितना था? वो 5 kg की थी, और पानी में कितने की हो गई? वो हल्की हो गई। 2 kg कहाँ चला गया? 5 kg का यह 3 kg कैसे हो गया? तो यानी कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में जो है पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में जो है वो कमी आती है। भार में जो है वो कमी आती है, और ये कमी कहाँ से और कैसे आती है, ये कैसे हमें पता चलेगा? ये भार में जो कमी है ये वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। यह वस्तु के द्वारा जो है द्वारा
तो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। द्रव के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन है, तो बर्तन की जो सतह पर जो है सतह जो है वो लबालब पानी से भरा हुआ है। किससे? तो पानी से भरा हुआ है। पानी से भरी हुई है। और जब ये 5 केजी वाला, जब ये कितने केजी का, 5 केजी की जो है पिंड, कोई पिंड है, जब पानी में गिराया जाता है, इसको पानी में जब गिराया जाता है तो यह क्या करता है, तो यह 2 केजी पानी को जो है 2 केजी, ये 5 किलो का जो ये पिंड गिराया जाता है, तो ये 2 केजी जो है पानी बाहर फेंकता है, जो बाहर कर देता है। तो जितना वो पानी को हटाता है वही उसके भार में जो है कमी होती है। वो जितना जो है पानी को बाहर हटाता है तो वही उसका जो है उसके भार में कमी होती है। तो आर्किमिडीज ने ये एक सिद्धांत दिया कि जब किसी वस्तु को किसी तरल या पूर्ण आंशिक रूप से उसे डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, जो हटाए गए वस्तु के तरल के भार के बराबर होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने ग्रेविटेशन के उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अनिवार्य है। हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंतर से लेकर ग्रहों की गति के नियमों तक सब कुछ जो है वो बारीकी से कवर किया है। तो याद रखिएगा, साइंस रटने का नहीं बल्कि समझने का विषय है, और जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु को केंद्र की तरफ खींचता है, उसी तरह आपकी कड़ी मेहनत और सही दिशा आपको आपकी सफलता यानी कि सिलेक्शन की ओर खींचेगी। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ शेयर कीजिए जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। अगले महत्वपूर्ण आज हमने ग्रेविटेशन के उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अनिवार्य है। हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंतर से लेकर ग्रहों की गति के नियमों तक सब कुछ बारीकी से कवर किया है। तो याद रखिएगा, साइंस रटने का नहीं बल्कि समझने का विषय है, और जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु को केंद्र की तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह आपकी कड़ी मेहनत और सही दिशा आपको आपकी सफलता यानी कि आपकी सिलेक्शन की ओर खींचेगी। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें
और उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ शेयर कीजिए जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।